हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का 10th क्लास की केमिस्ट्री में है एक लॉ ऑफ मैथ सेक्शन का टॉपिक, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के बारे में। तो आज हम देखेंगे क्या होता है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। तो इसके बारे में जानने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही आज हम देखते हैं लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के बारे में, 10th क्लास केमिस्ट्री लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। तो जैसे कि आज है September 2024। आज का सब्जेक्ट केमिस्ट्री। हमारा आज का टॉपिक लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के बारे में। तो क्या होता है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन? सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम गुलबर्ग एंड बेग। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में एक लॉ दिया था जिसका नाम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। अब लॉ ऑफ मैथ सेक्शन क्या होता है? द रेट एट व्हिच अ सब्सटेंस रिएक्ट, यानी कि वो रेट जो जिस पर कोई सब्सटेंस रिएक्ट करे, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिस पर कोई सब्सटेंस रिएक्ट कर रही है वो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। ठीक हो गया? रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं? आज हम देखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। लिखते हैं according to it the rate at which a substance react is directly proportional to its activeness। The rate at which a substance react, वो रेट जिस पर सब्सटेंस रिएक्ट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस रेट के एक्टिवनेस के। रेट के एक्टिवनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह the rate of reaction is directly proportional
the product of active masses of the reactants and products। अब रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं, प्रोडक्ट कौन से होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। सपोज फर्स्ट करें A प्लस B C प्लस D। फर्स्ट है A प्लस B C प्लस D, ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें A प्लस B, ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। अब इन्हें किस तरह लिखेंगे, A प्लस B को सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट्स की एक्टिव मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये A प्लस B ये है रिएक्टेंट, अगर मैं A और B को दोनों को ब्रैकेट में लिखाऊं तो ये ब्रैकेट का मतलब एक्टिव मैस, ब्रैकेट का मतलब एक्टिव मैस। अब ये रिएक्टेंट्स A प्लस B, A और B दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, क्या लेंगे, प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के एक्टिव मैसेज। रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट क्या है, A और B, दो रिएक्टेंट्स है A और B रिएक्टेंट, ब्रैकेट में लिखें, इसका मतलब एक्टिव मैस आ गया, क्या है, ब्रैकेट का मतलब एक्टिव मैस। रिएक्टेंट दोनों रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट लेंगे, उन प्रोडक्ट का एक्टिव मैस जो होगा उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होगा, इसी तरह ये होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन C और D के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर आ रहे हैं आपको, अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन A और B रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोडक्ट C और B प्रोडक्ट के, इन दोनों प्रोडक्ट का फिर दोबारा प्रोडक्ट लिया है, मतलब इनको मल्टीप्लाई किया है, तो C और B का प्रोडक्ट के एक्टिव मैस है, ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ब्रैकेट का मतलब एक्टिव मैस। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, at an liquid state rate of
फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ इनवर्स रिएक्शन। अब यहाँ पर है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये किस तरह आ जाएगा, ये आ जाएगा KF is equal to A और B के प्रोडक्ट के बराबर। इसी तरह यहाँ भी KR is equal to C और D के प्रोडक्ट के बराबर। अब यहाँ पर KF लिखा है क्योंकि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड मतलब KF, रिवर्स मतलब KR, KF KR। अब हमें पता है इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है। इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है हमारे पास, KF AB KF AB KF AB बराबर होगा KR CD के। अगर मैं KF ओवर KF यहाँ पर बढ़ रहे KR यहाँ पर बढ़ते हो रहे, यहाँ पर आगे डिवाइड हो जाएगा। अब जब KR को मैं यहाँ पर ले आता हूँ तो ये KR यहाँ पर बढ़ते हो रहे, यहाँ पर आगे डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं KR को यहाँ पर ले आता हूँ तो ये डिवाइड हो गया। इसी तरह यहाँ पर क्या था, इज इक्वल टू यहाँ पर CD है, इज इक्वल टू इधर इस साइड पर CD है, इज इक्वल टू राइट साइड पर CD लिखा हुआ है। CD अब AB इज इक्वल टू इस तरफ AB मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो AB डिवाइड हो जाएगा। AB यहाँ पर डिवाइड हो गया। अब क्या लिखेंगे, F ओवर KR किसके इक्वल होता है, KC के इक्वल होता है। किसके इक्वल, KC के इक्वल होता है। KC इज इक्वल टू CD ओवर AB। यहाँ पर लिखते हैं सिंस F ओवर KR इज इक्वल टू KC। चूंकि KF ओवर KR इज इक्वल टू KC है, इसलिए KF ओवर KR की जगह पर KC लिख देंगे। KC आगे KC इज इक्वल टू ये ऐसे CD ओवर AB। अब यहाँ पर KC क्या है, KC यहाँ पर
कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? केसी यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या किसके बारे में, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में स्टडी करना था। लॉ ऑफ मास एक्शन में केसी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका मतलब this law describes relationship between active masses of product and reactants and the equilibrium constant. This law, a law of mass action, ये law क्या करता है? Describe relationship describe बयान करता है between active masses of product and reactant. ऊपर वाले प्रोडक्ट, नीचे वाले रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज। इनको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब है एक्टिव मैसेज। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज के दरमियान और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान रिलेशन पैदा करता है। लॉ ऑफ दिस लॉ ऑफ मास एक्शन रिलेशन डिस्क्राइब करता है, बयान करता है। यहां तक आप समझा रहे? अब केसी का यूनिट क्या होता है? केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? दरअसल केसी का कोई यूनिट नहीं होता। केसी हैज नो यूनिट। केसी हैज नो यूनिट with equal number of moles on both sides of reaction. अब यहां पर जैसे हम लिखते हैं H2 plus I2 2HI H2 plus I2 हाइड्रोजन और आयोडीन को आपस में हाइड्रोजन आयोडीन को आपस में रिएक्ट करते हैं तो दो हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दो हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर देखें, अगर मैं ऊपर क्या लिखता हूं? HI लिखता हूं। KC किसके बराबर होता है? KC बराबर होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यहां पर है, प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट को नीचे ले आएंगे। अब यहां
ये जो ब्रैकेट लगी हुई है HI हाइड्रोजन आयोडाइड के अराउंड ब्रैकेट मौजूद है। इस ब्रैकेट का मतलब है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। क्या मतलब है? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इस ब्रैकेट के ऊपर स्केल लगा हुआ है तो इस मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर के ऊपर स्केल लगा देंगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी ये ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इस स्केल को इस मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर से कैंसिल कर देंगे। अब ये बार अब क्या बच गया? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर के ऊपर स्केल मौजूद था, वो स्केल तो इससे कट गया है। अब यहाँ पर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एक रह गया है। इस मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर को अब इससे कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, तो बाकी क्या रह जाएगा? जीरो। जीरो इसका मतलब Kc is equal to 0, यानी कि Kc has no unit, Kc का कोई यूनिट नहीं होता। Kc has no unit with equal number of moles on both sides of the reaction। अब ये मैंने क्या लिखा हुआ है? ये मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है H2 plus I2 2HI। ये क्या लिखा हुआ है? एक रिएक्शन लिखा हुआ है। एक रिएक्शन में देखें यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक आयोडीन है। इसका मतलब यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, एक और एक, यहाँ पर भी दो है। ये जो एरो है, एरो के इस तरफ भी एक और एक, दो है, एरो के इस तरफ भी दो लगे हुए हैं। इसका मतलब ये दो और ये दो बराबर है, क्या है? इक्वल है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स यहाँ पर भी दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के इस तरफ भी बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ दो मोल्स हैं। यहाँ पर भी दो मोल्स हैं, यहाँ पर भी दो मोल्स। इसलिए जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं बोथ साइड्स, दोनों साइड के ऊपर, तो Kc का कोई यूनिट नहीं होता। Kc हैज नो यूनिट, Kc का कोई यूनिट नहीं होता। यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, दो हो गए, यहाँ पर दो वैसे लगा हुआ है, दो और दो, यहाँ पर भी दो हो गए, एरो के इस तरफ भी दो हैं, एरो के इस तरफ भी दो हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि यहाँ पर भी दो नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पर भी दो नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं। इसलिए Kc हैज नो यूनिट, Kc का कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट होगा। Kc इज इक्वल टू 0। सही हो गया? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स में ये जो ब्रैकेट के जो यूनिट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो बाकी क्या रह जाता है? 0 हो जाता है। Kc हैज नो यूनिट, Kc का कोई यूनिट नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। आज हमने पढ़ा है लॉ ऑफ मैस एक्शन के बारे में। ये सब डिस्क्राइब किया गया है, बयान किया गया लॉ ऑफ मैस एक्शन के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल